नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। कर्नल अजय राणा साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको दर्शकों को। अजय जी समझाइए, करीब-करीब 24-25 दिन तो हो गए हैं और 24-25 दिन बाद किसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप से कि आप 1 महीने का सीज फायर कर दो और आप 15 शर्तें रख दो ईरान के सामने। तो अभी इनके कई तरह के बयान आए। एक बयान इनका आया था करीब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि हमने उनकी सेना खत्म कर दी, उनकी नौसेना खत्म कर दी, उनकी वायुसेना खत्म कर दी, उनकी सारी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, अब कुछ बचा नहीं है। इसके बाद फिर एक बयान आता है, 7 देशों से इन्होंने कहा कि आप अपने युद्धपोत भेज दो। फिर जब उन्होंने मना कर दिया एक तरीके से, किसी ने कुछ बहाना करके, किसी ने कुछ बहाना करके, तो उनको कायर और पता नहीं क्या-क्या गालियाँ बकना शुरू कर दी इन्होंने। भई अगर आप सब कुछ खत्म कर चुके ईरान का, तो आप काहे युद्ध पोत मंगा रहे थे? और अब किसने कहा आपसे कि आप युद्ध विराम करो? क्या थक गए हैं या हार मान ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, या वो मान चुके हैं कि वो बहुत बुरी तरह फँस चुके हैं? हर चीज़ का मिक्स है, लेकिन मजबूरी ये है कि पीछे एप्स्टीन फाइल खुली हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मिड टर्म सामने आ रहा है। फंस तो वो बुरी तरह से रहा है, कोई इसमें डाउट ही नहीं। अमेरिका भी फंसा और इसराइल भी फंसा है। तो इसराइल का तो खैर अपना अलग ही कहानी है, उनका एटीट्यूड ही अलग है। आप ये जो उसके स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, आप पिछले जून में जाइए, खुद इसने बोला हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ओब्लिटरेट कर दिया है, जिसका हिंदी में मतलब है कि तहस नहस कर दिया है। तो अगर तहस नहस कर दिया तो वापस क्या करने आए? अब वापिस आए तो जब अब आ रहे थे तो पहले न्यूक्लियर बात नहीं करते, प्रोटेस्ट की बात करने लगे कि लोगों पे जुल्म हो गया, फांसी हो रही है, ये है, गोलियां चल रही हैं। जब आपने शुरू किया तो आपको न्यूक्लियर याद आ गया, फिर आपको बैलिस्टिक याद आ गया, फिर आपको रजीम याद आ गई। फिर निकल के आया कि ओमान ने कहा भैया ईरान ने कह दिया था न्यूक्लियर वाला यूरेनियम ले जाओ यार, 450 किलो है, ले जाओ, और रजीम चेंज की बात मत करो, बट हाँ हम आपका जो बैलिस्टिक है उसका हम एक लिमिट लगा देंगे, 2-2.5 किलोमीटर के आगे नहीं बनाएंगे। और आपने कहा ठीक है, बाहर निकले, आपने कहा जी 7 दिन का हमें समय देते हैं, और आपने दूसरे दिन अटैक शुरू कर दिया। तो ये जो एक जो थ्योरी नहीं कहता मैं उसको, जो एक क्लेम है, एक असिस्टेंट फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका, उसने खुद कहा है कि 27 दिसंबर को जब ये लोग मिले थे नेतन्याहू और ट्रंप, तभी डिसाइड हो गया था फलां फलां डेट को उन्होंने अटैक करना है। अब वही है कि आप देखिए, मैं हैरान होता हूँ एज ए फौजी कि आपको इनके एडवाइजर फौजी होंगे, जनरल्स होंगे, सीआईए वाले तो अपनी इनपुट वो अपनी गेम खेलते हैं, उन्होंने क्या एडवाइस दी होगी? सीआईए वाले उसको खुश रखते हैं बिकॉज प्रेसिडेंट के पावर है, वो सिविल रूल के अंडर नहीं आती। सीआईए के बॉस को प्रेसिडेंट खड़े खड़े फायर कर सकता है, खड़े खड़े, बिना एक्सप्लेनेशन के, उनको सिविल रूल की प्रोटेक्शन नहीं होती। तो वो समझ आती है कि वो हर बार अपनी कहानियां सुनाते हैं और बवाल बचाते हैं। फौजी जनरल जिनकी नौकरी है, जिनको कोई निकाल नहीं सकता काम को, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये नजर नहीं आया कि हिजबुल्लाह ने जब इनकी लीडरशिप को मारा, इसराइल ने, और उनके जो बचे खुचे कमांडर थे उनको पेजर से उड़ा दिया, उसके बाद भी हिजबुल्लाह नहीं हारा? और आज भी सदर्न लेबनान में इसराइल घुस गया है, हिजबुल्लाह अभी भी हार नहीं मान रहा। हमास ने टनल सिस्टम ऐसा तैयार किया कि आज तक आपसे टनल्स खाली नहीं हुई। तो जिन दोनों का जो बाप है, फादर है, ईरान, जिसने इनको ये सलाहें दी होंगी, जो मसले बताए होंगे, जो उनको एक्सपर्टीज दी होगी, ये जाहिर है ना कि उसने उससे ज्यादा बड़ा कुछ किया होगा। अभी खबर निकल के आ रही है कि एक बहुत बड़ा दरिया है ईरान के अंदर, 17-18 मिलियन साल पुराना, उसका पानी पिछले कुछ सालों से घट रहा था, और लोगों ने शोर मचाया कि पानी डाइवर्ट हो रहा है, पानी डाइवर्ट हो रहा है, और वहाँ पे सूखा फैलना शुरू हो गया। अब पता चला है कि वो जो पानी, पूरे दरिया का पानी जो है, इतने बड़े अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं ईरान ने कि जिसके अंदर ट्रेन चलती हैं, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, सिविलियंस के लिए नहीं है, ट्रेन चलती हैं, मिसाइल के स्टोर हैं, ड्रोन के स्टोर हैं, और उसकी जगह जगह ओपनिंग्स हैं, और उसकी वाटर सप्लाई, उसको खड़ा करने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए जो पानी है वो इस दरिया से निकला। तो वो तैयारी कर रहे थे। तो क्या ये जो कहते हैं हमें पता जी कौन से कमरे में बैठा हुआ है खमनाई,
कौन से कमरे में बैठा हुआ है आईआरजीसी का जनरल, कौन से कमरे में बैठा हुआ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हम उसको बेडरूम में मारेंगे। अगर इनको इतनी खबरें थी तो ये खबरें नहीं इनके पास कभी पहुंची कि इन्होंने इतनी भयंकर तैयारी कर रखी है, और कि उस तैयारी का पर्पस ये है कि हम आपको, हमें जल्दी कोई नहीं, जितना मर्जी मार लो मार लो मार लो, हम आराम से बैठे अंदर कंफर्टेबल। जिस दिन मन करेंगे एक दरवाज़ा खोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, आपकी एयरफोर्स आएगी उस दरवाजे को उड़ा देगी। तो वहाँ तो सैकड़ों दरवाजे हैं और दरवाजे उड़ा। अब जो मिसाइल का ये कहते हैं कि 300 लॉन्चर हमने उड़ाए हैं, इसराइल ने बोला है 450 लॉन्चर टोटल थे, 300 उड़ा दिए। साथ में क्या बोलते हैं, हम उड़ाए कैसे हैं कि हमने उनकी ओपनिंग बंद कर दी। अगर पीछे टनल 10 किलोमीटर लंबी है ओमकार जी, आपने फ्रंट वाला 100 मीटर तोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो अंडरस्टूड है ना, ये फायर करके वहां बैठा तो नहीं होगा दरवाजे में कि आओ मेरे को मारो। तो ये टेक्टिकल लेवल की जो इंटेलिजेंस और जो कॉमन सेंस अप्रोच जो आप देखते हो कि ये देश कर क्या रहा है आगे पीछे अपने प्रॉक्सीज के साथ, वो आपने कोई कंसिडर ही नहीं किया। आप मुंह उठा के आ गए, आ तो गए, फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जहाज को आप 600 किलोमीटर के अंदर लेके जाइए। पहले ओमान पे छुपा रहा, जब ओमान पे गोले गिरे तो अभी हाई सी में चला गया। दूसरा जहाज आया उसमें आग लग गई, पता चला उनके अपने लोगों ने लगा दी, कुछ कहते हैं ड्रोन गिरा। तो ओवरऑल एम्बेरसमेंट बहुत हुई है अमेरिका की। ईरान हैज लॉस्ट एवरीथिंग मिलिटरली, ईरान क्रिपल्ड है आज। और वो ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी डेड हो जाएगा, बिकॉज जितनी इसकी मार पड़ी है उसको रीबिल्ड करने में, और उसका तेल की सप्लाई का पंगा है। लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने दुनिया की तेल की सप्लाई बंद कर दी, हॉर्मुज बंद कर दिया, कतर के गैस प्लांट पे अटैक करके उसको बंद कर दिया। डेटा सेंटर, अमेजोन का डेटा सेंटर, हम सब समझते हैं कि जब ये 7 में से 5 तेल वाले देश बचे यूएई में, 2 किंगडम में तो तेल बचा ही नहीं है। तो इन्होंने पहले एक शिफ्ट किया था कि अब हम तेल वेल खत्म हो रहा है, अब हम एक ग्लोबल एआई का हब सेंटर बनाएंगे यूएई में। उसकी जो डेटा सेंटर है, बिलियंस एंड बिलियन उसमें लगा हुआ है, उनके कूलिंग सिस्टम है, उसमें एआई का पूरा हब है, और लोकेशन भी बड़ी सही है सेंटर है। पहला सेंटर तो उड़ा दिया ईरान ने, और दूसरे के ऊपर कल अटैक हुआ है। तो इसका जो इम्प्लीकेशन है, और यहाँ से जो कैपिटल का भागना होगा अरब देशों से, वो तो हम बाद में देखेंगे। ओवरऑल ट्रंप ने अपनी जो भी वैशीपना कह लो, अपना इन्फ्लेटेड ईगो को ठंडा करने के चक्कर में, गलत एडवाइस देने के दोस्तों के चक्कर में, उसने पूरी दुनिया के लिए बवाल खड़ा कर दिया है। आप ईरान को और क्या मारोगे? वो खमनाई था, वो कह रहा था मैं तो इसी महल में रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेरे पास कोई मोर्चा नहीं है, बिकॉज लोगों के पास मोर्चा नहीं है, बंकर नहीं है, तो मैं ओपन में रहूंगा। तो उसको जाके मार दिया, तो कौन सी बड़ी कर दिया आपने? 86 आईआरजीसी साल के वैसे ही हो रहे थे वो। प्रोस्टेट कैंसर है उनको वैसे मरना था, उल्टा उसको आपने खड़ा कर दिया एक शहीद। इतना बड़ा शहीद खड़ा कर दिया कि हमारे कश्मीरी यहाँ से पैसे 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसको भेज रहे हैं। तो आपने एक नया बवाल, एक नई मोटिवेशन उन आतंकवादियों को दे दी, जो आज तक अमेरिकन मेनलैंड पे किसी ईरानियन ने, किसी शिया ने हिट नहीं किया था। वहाँ पे हिट करने वाले पाकिस्तानी थे और सऊदी थे, बाकी थे। तो पाकिस्तान तो आपका दोस्त है, न्यूक्लियर पावर कंफर्म, टेररिस्ट सेंटर कंफर्म, वो आपका दोस्त है। इधर न्यूक्लियर पावर डाउटफुल, टेररिज्म की एक्टिविटी उनकी इसराइल के आसपास चलती थी, इसराइल ने खुद हमास बनाई। तो अभी बात निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी वाली बात है। तो जो आपने पूछा था कि क्या वो हार रहा है, क्या वो हताश है, क्या वो, तो इस सब का कॉम्बिनेशन है। जब आपका ऑब्जेक्टिव, आपने 3 स्टेटेड बोले, रिजीम चेंज, न्यूक्लियर, बैलिस्टिक, उनमें से कोई भी अचीव नहीं हुआ, तो आप टेक्निकली आप युद्ध नहीं जीत पाए। आपको नुकसान होने लगा, $1 बिलियन आप रोज खर्च रहे हो, आपके जहाज गिर रहे हैं, आपकी 1-1 बिलियन की रडार उड़ाई जा रही है, तो वो इसका मतलब आप हार की तरफ जा रहे हो। लेकिन क्योंकि आप सुपर पावर हो, आपके पास डॉलर छापने की मशीनें हैं, तो अभी आपने पिछले 24 घंटे में एक जमावड़ा वहाँ पे अमेरिकन ट्रुप्स का इकट्ठा कर दिया। हालांकि यूरोप ने मना कर दिया, बिकॉज यूरोप की डेमोग्राफी ऐसी बदल गई है कि अगर यूरोपियन आके यहाँ लड़ेंगे तो उनके देश में आग लग जाएगी। तो वो तो आने से रहे, आएंगे भी तो मेडिटेरेनियन में घूमेंगे, नीचे आके हॉर्मुज में नहीं घुसने वाले। तो अभी आपने जमावड़ा खड़ा किया, तो ये अभी आ रहे हैं प्लान बी पे, जिसके आप पे एक शो पे पहले बात हुई थी कि इनका प्लान बी ये था कि सीरिया के जो 1 लाख से ऊपर जिहादी हैं, उनको ये डालेंगे ईरान के थ्रू, ईरान के अंदर, इराक के थ्रू। कुर्दों के पहले कह रहे हैं कि तुम ऊपर से आ जाओ, नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्ट से। अजेर्स को कह रहे हैं नॉर्थ से आ जाओ, बलोचों को कह रहे हैं ईस्ट से आ जाओ। तो बेसिकली ये ईरान के अंदर एक ऐसा गंद मचाना शुरू करेंगे। उस गदर के बीच में इनकी डेल्टा फोर्स, स्पेशल फोर्स जो है, वो कोशिश करेगी यूरेनियम को निकालने की, क्योंकि वो जो मुजबा है उसका बेटा खमनाई का, वो तो रशिया में चला गया, वो वहाँ अंडर ट्रीटमेंट है, वो तो है नहीं। तो अगर आप यूरेनियम निकाल लेते हो, तो चलो आपने एक ऑब्जेक्टिव कर लिया कि हाँ भाई आपने उसको रोक दिया, मगर आप ये भी समझें कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम सप्लायर रशिया है, और रशिया ईरान का दोस्त है। और मेरे जैसे लोगों को तो पहले मानना है कि जो भी यूरेनियम की बात हो रही है, ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना चुका है।
जिसके पास मिसाइल है, यूरेनियम 60% था, उसको 90% होने में 1 हफ्ता लगता, 2 हफ्ते लगते हैं, अब तो लड़ाई होते 3 हफ्ते होगी। अगर हम ये कहें कि लड़ाई वाले दिन ही 60%, जो ईरान खुद एक्सेप्ट कर रहा था, 60% इनरिच है, जब उनको मार पड़नी शुरू हुई, और अगर अंडरग्राउंड जो कॉम्प्लेक्स, वो जो बात सच्ची है, तो कौन देश है जो अपने लीडर को पहले दिन मरते हुए देख के बोलेगा ऐसी की तैसी मैं नहीं इनको छोड़ता। खमनेई को मारना था तो हफ्ते के बाद मारते, आज मारते तो फर्क कुछ और होता, लोग उसको गालियां निकालते। पहले दिन आपने लीडर उड़ा दिया। तो जो नेक्स्ट इन लाइन है, जो मोज़ैक डिप्लॉयमेंट है, जिसमें इंडिपेंडेंट कमांड है, तो कमांडर जिनके पास न्यूक्लियर एसिड पड़ी हैं, वो बोलेंगे हमारा लीडर मार दिया, अब तो हमने न्यूक चलाना ही चलाना है। तो उस दिन भी अगर उन्होंने एनरिचमेंट स्टार्ट की हो, तो आज उनका वेपन ग्रेड उनके पास हो गया। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है ट्रंप की इस चाल का। अभी ट्रुप्स को ले आया, प्रॉक्सीज को डालेगा, तो क्या हुआ, ईरान तोड़ेगा, ईरान को तोड़ेगा तो फिर पाकिस्तान पहले ही टूटा पड़ा है। तो वो कोशिश करेगा सेंट्रल एशिया में घुसने का वाया अफगानिस्तान, जहाँ से चाइना की मेन गैस और ऑयल आ रहा है। चाइना का वेनेजुएला वाला तेल खत्म है, ईरान वाला तेल बंद है, रशियन तेल की रिफाइनरी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, और वहाँ से जो सप्लाई आ रही है चाइना में, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। बट चाइना की एक एश्योर्ड सप्लाई आती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, यहाँ से उनकी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। अगर अमेरिका की जो ऑयल का जो गेम, जिसको हम सब समझते हैं कि चाइना को स्टॉप करना चाहता है एनर्जी से, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका का गदर करने वाली है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। उसके लिए ईरान का तोड़ना, वहाँ अमेरिका के पैर जमना, साथ में पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी उनका ग्रिप है, और अफगानिस्तान जो कि मोर और लेस यूएस का फ्रेंडली है, उनको बगराम बेस वगैरह अगर मिल जाएगा, तो पता चला आपको अमेरिका का गदर 2 या 3 साल में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में स्टार्ट हो गया। मगर बड़ा क्वेश्चन ये है ओमकार जी, अमेरिका जो ये गेम खेल रहा है, तो क्या चाइना चुप करके बैठेगा? कि चाइना ने देख लिया कि ईरान तो इनसे काबू आया नहीं, जो कि 40 साल से सैंक्शन कंट्री थी। तो क्या जो ईरान को काबू इसराइल और अमेरिका इकट्ठे मिलकर नहीं कर पाए, तो क्या अमेरिका अकेला आके चाइना को काबू कर लेगा? अगर चाइना ने कुछ गेम ओपन कर दी ताइवान के साथ, फिलीपींस की तरह, या अगर ये रिफाइनरी पे अटैक हुआ पुतिन की, जिस रिफाइनरी से 7 मिलियन बैरल रोज निकलता था तेल, और जितना अमेरिका एक दिन में निकालता है, वो सिंगल रिफाइनरी इनकी निकालती थी। अगर ये अटैक बिना अंडरस्टैंडिंग के हुआ, एक तो हो सकता है ना अमेरिका और अंडरस्टैंडिंग है चाइना के, रशिया के साथ, कि चाइना का तेल बंद करने के लिए मैं अटैक करूंगा तो बंद कर देना उसके। दूसरा ये कि वाकई यूक्रेन ने अटैक किया ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट, तो उसके पास एक गुंडा है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कुछ पंगा खड़ा कर देगा, तो कौन कहाँ जाएगा? कौन, अमेरिका की हैसियत कितनी है कि ईरान में भी लड़ ले, नॉर्थ कोरिया के पंगा पड़ने पे साउथ कोरिया को इंश्योरेंस दे रखी है, उसको बचा ले, ताइवान को बचा ले, जापान को बचा ले। तो ये युद्ध फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में जग हसाई हुई है बहुत, रशिया की भी और चाइना की भी, कि ऐसे फड़े मारते कुछ कर नहीं पाए, सीरिया भी निकल गया, ईरान भी। तो मैंने काफ़ी लंबा समय ले लिया, बट मैं ओवरऑल एक पिक्चर ये पेंट करना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ़ी जो कर रहा है, ये फंसता जा रहा है, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स हैं, घर के अंदर प्रेशर है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पॉपुलरिटी रेटिंग माइनस में चली गई है, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये रुकेगा नहीं। और अगर यहाँ से जाना भी चाहे ओमकार जी, इसको इसराइल वाले ही नहीं जाने देंगे, सऊदी से नहीं जाने देंगे, बिकॉज अभी अगर निकल जाता है तो ईरान जो बची रेजिडुअल पावर है वो तो उड़ा के रख देगा, वो तो अरब देशों को तो ख़त्म कर देगा। अब ये फंस चुका है, लेकिन फंसने का भी चलो, फंस के ही खत्म होती कहानी खत्म। उसका जो मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, पैसिफिक ओशन में जो एक पॉसिबिलिटी बन रही है लड़ाई खुलने की, मोर्चा खुलने का, उसके बाद तो फिर जिसको टिपिकल वर्ल्ड वॉर जो हम किताबों में पढ़ते थे, वैसे वाली होती हुई नजर आएगी। बहुत डेडली सिचुएशन में दुनिया जा रही है, और बहुत एक इंसान की ईगो या कह लीजिए या लालच, पैसे कमा रहा है वो मंडे को अच्छा स्टेटमेंट देता है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, पैसे कमा लेता है, फिर करते करते थर्सडे फ्राइडे आते थे, उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देते का मैं 24 घंटे दे रहा हूँ, मैं 48 घंटे दे रहा हूँ, स्टॉक शेयर टूटते हैं, उस टाइम इसकी कंपनी उसको परचेज करती है, मंडे को जब मार्केट ऊपर जाती है तो बेच के बिलियंस बना लिए। पर दुनिया के लिए बहुत कष्ट का कर गया ये रावण है, जो भी है, जो भी उसको आप कहें जी। आने वाले भविष्य के बहुत खतरनाक संकेत एक्चुअल में आपने दिए हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो खतरा आपको दिखाई दे रहा है, वो खतरा तो रूस को और चीन को भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे या बैठे हुए होंगे इस समय? ना, ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रशिया की 2 पॉसिबिलिटी है ना। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि इसने अलास्का में हाथ मिला लिया था ट्रंप के साथ, पुतिन ने, कि ठीक है यार तू यूरोप संभाल ले, जो करना कर ले।
और उसी पॉसिबिलिटी का उसी पॉसिबिलिटी नंबर 1 का एक एक्सटेंशन ये थी कि जब चाइना का इन्होंने तेल बंद करना था तो रशिया को बोला हम तेरे उस रिफाइनरी पे अटैक करेंगे, तो उसको ड्रामेटाइज करके बोल देना मैं तेल सप्लाई नहीं कर सकता या कम कर दूंगा, तो चाइना को स्टॉप करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसी कोई डील ऐसी वहां तक पहुंची नहीं और अभी रशिया के ऊपर रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ है। एक तरफ से अमेरिका ने कहा कि आप तेल बेचो, जब रशिया खुश हुआ कि अब तेल बेचने का टाइम आया, वो पंपिंग स्टार्ट की और आपने उसकी रिफाइनरी उड़ा दी। तो अगर ऐसा है तो रशिया डायरेक्ट वॉर तो करेगा नहीं, बिकॉज यूक्रेन से ऑलरेडी लड़ रहा है। तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी सेना रशियन सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ रही है, वो है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया तो कब से इच कर रहा है कि मैं साउथ को छोड़ूंगा नहीं। और साउथ कोरिया में इन्होंने एक थार्ड की बैटरी लगा रखी थी, वो उठा के वेस्ट एशिया में ले आए, उनके एयर डिफेंस में काम पड़ गया। अभी इनका जो ओवरऑल जो इनकी यूएस आर्मी की वॉर कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट 2-3 साल में पहले हमारे हाथ लगा था और मैंने आदि ने उसके ऊपर वॉर गेम की थी। तो उसमें प्लान ये था कि जो फर्स्ट रिएक्शन आएगा, अगर ताइवान को कुछ होता है या साउथ कोरिया को कुछ होता है, तो अमेरिका क्योंकि पैसिफिक के उस तरफ बैठा हुआ है, तो पहला रिएक्शन होगा, जापान आएगा इनको बचाने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ साल पहले जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी चेंज की और डिफेंस एक्विजिशन स्टार्ट की, और उसी चक्कर में चाइना ने उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर एब को मरवा दिया। ये वो सारी लंबी जो बड़ी मैक्रो पिक्चर हमें समझनी पड़ेगी कि एब को मारा गया चाइना के उस पर, बिकॉज एब ने डिसाइड कर लिया था अमेरिका के कहने पे कि जापान अभी एक फिर डिफेंस फोर्स बनेगा, अपनी पावर बनाएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कसम खा ली थी कि हमने करना ही नहीं, लड़ाई में पड़ना नहीं, डिफेंस बजट 0 कर दिया था। तो अगर वो प्लान है और आज नॉर्थ कोरिया से स्टार्ट करवाता है रशिया और चाइना सामने आए बिना, या चाइना उठ के जैसे फिलीपींस के साथ उनकी कल से टेंशन शुरू हो रखी है, नेवी आपस में फेस ऑफ चल रहा है, कल को वहां से उठे और वो फिलीपींस पे कुछ कर दे, वियतनाम है, ताइवान का गोले ना मारे उसको ब्लॉकेट कर दे, तो अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका की अगर रशिया की हैसियत नहीं है यूक्रेन और उसमें लड़ने की अपने घर में, तो 6000 किलोमीटर दूर से लड़ाई जो लड़ रहा है अमेरिका ईरान में, वो चाइना में आके क्या करेगा, क्या कर लेगा? और वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो बेइज्जती हो रही है इन सुपर पावर्स की, रशिया की और सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर चाइना की, दुनिया बोल रही है ना कि आप क्या करते हो यार, वेनेजुएला आपके हाथ से निकल गया, सीरिया आपके हाथ से निकल गया, क्यूबा आपके हाथ से निकाल दिया उसने ऑलमोस्ट, तो तुम हो क्या भाई, तुम्हारे कब पावर आएगी? तो और उसमें अगर ये पावर गेम में ये आ गए, जो कि बहुत हाई चांसेस है ओमकार जी, तो बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। आपके सारे ऑयल रूट्स, ट्रेड रूट्स बंद हो जाएंगे, ना पैसिफिक से जा पाओगे, ना आप इधर से खाड़ी से जा पा रहे हो, ना आप रेड सी से जा पाओगे, बिकॉज वहाँ हुतीज भी शुरू हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एट सम पॉइंट। तो केप ऑफ गुड होप, वो अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना और अमेरिका से तेल लेके आना, आप समझ सकते हैं उसकी कॉस्ट, उसका टाइम, और वहाँ से गैस लेके आना बड़ा मुश्किल होने वाला है, और वो होता हुआ दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली जी। लेकिन एक घटना हुई है, ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी और उनकी मौजूदगी में ट्रंप ने वहां 1941 की पर्ल हार्बर वाली घटना का जिक्र किया, जिसको लेकर के बहुत सारे विशेषज्ञों ने आश्चर्य व्यक्त किया। वैसे आश्चर्य व्यक्त करने जैसी कोई बात है नहीं। ट्रम्प डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। जी वो जेलेंस्की के साथ कर चुके, रामाफोसा के साथ कर चुके, कई लोगों के साथ वो इस तरह की बदतमीजी कर चुके ऑलरेडी। जो एक राजनयिक एक गरिमा मर्यादा होती है, उससे उनका दूर दूर तक का कोई नाता है नहीं। तो ऐसी स्थिति में किस मुंह से, जबकि इन्होंने अलग अलग देशों पर बहुत ऊंचे टैरिफ थोपे थे और वो करीब करीब 7-8 महीने 9 महीने तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ गया, सबको झेलने पड़े। तो ऐसे में आप किस मुंह से युद्धपोत मांग रहे थे भाई, या सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे? फिर इन्होंने अभी नाटो देशों को कायर बता दिया। तो एक तरफ तो आप कॉलर खड़े करते हो और ये कहते हो कि हम अपने आप में ही इतने शक्तिशाली हैं कि अकेले ही युद्ध जीत लेंगे। दूसरी तरफ आप दूसरों से ये अपेक्षा करते हो कि इतना हरेसमेंट करने के बावजूद, अपमानित करने के बावजूद, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के बावजूद वो आपके साथ युद्ध लड़ने भी आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आप को खलीफा समझते हो देश का, कि मैं जिसको जो बोलूंगा होगा। ऐसा है नहीं, दुनिया मूव कर चुकी है।
हमने उनकी बात नहीं मानी, चाइना ने नहीं मानी, रशिया ने नहीं मानी, दुनिया के और भी देश भी चुर मुंह करने लगे। पर ये कहाँ लेके जाएगा ऐसी बड़ी बात कि दुनिया आपके साथ खड़े होने से मना कर रही है, आपकी अपने आप को आपने ओवर एस्टिमेट और ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो आपके 3 युद्धपोत अभी घूम रहे हैं, किसी में आग लग रही है, किसी में बंदे खुद ही टॉयलेट उसको लॉन्ड्री में आग लगा रहे हैं, और घर के अंदर जो इनका चल रहा है, इसके 2-3 इशू आप देखिए कहाँ को जा रहा है। ये जो मैंने ट्रेडिंग की बात की कि आप वीकेंड पे थ्रेटन कर दीजिए, मार्केट को लास्ट डे तोड़ के बंद कीजिए, और मंडे को मार्केट खुलने से पहले एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमारा सीज फायर हो गया, अभी 5 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट बढ़ेगी। आप शेयर मार्केट में तो कहते हैं कि ट्रंप और उसके जो इनसाइडर हैं उन्होंने बिलियन बिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं इस लड़ाई में पर्सनल। दूसरा, जो 1 बिलियन एवरेज चल रही है इनकी पर डे खर्चा इस युद्ध में, उसमें आप वो काउंट ना करें कि जो उनकी एक रडार उड़ी है 1-1 बिलियन की, जहाज गिरे हैं उनको छोड़ के, 1 बिलियन का रोज का खर्चा है। उसको ऑफसेट करने के लिए क्या कर रहा है, 700 मिलियन बैरल रोज निकाल रहा है। 700 मिलियन बैरल, हाँ, खाड़ी के मुकाबले में तो कुछ नहीं है, लेकिन एज ए कंट्री बहुत बड़ा क्वांटिटी है। वो 700 मिलियन बैरल निकाल के आप दुनिया को बेच रहे हो, भारत को भी बेच रहे हो, लेकिन अपने देश के अंदर आपका तेल महंगा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई की जो आपको पैसे के खर्चा हो रहा है उसको बचाने के लिए आप तेल बाहर बेच रहे हो, अपने देश में तेल महंगा कर रहे हो। वेराज दुनिया में असूल है कि जहाँ जहाँ पे देश में तेल है वहाँ पे तेल महंगा नहीं होता। ईरान में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, ईस्टर्न ईरान में उन्होंने लाइसेंस दे रखा है, बिकॉज वो पाकिस्तानी को बेचते हैं, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, हम लोग एक कार्ड के ऊपर आपको तेल मिलता है। बट ईरान में तेल जो है बिस्लरी जो पैकेज वाटर से सस्ता है, और ऐसा ही होता है, जिस देश में तेल होता है अपनी प्रजा को वो अच्छा करते हैं। अमेरिका में आज 700 मिलियन बैरल पर डे निकल रहा है, और आप अमेरिकन के तेल को महंगा कर रहे हो। ऑलमोस्ट 75% बढ़ गया है पिछले 2 हफ्तों में। इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमिकली भी डेस्परेट हो, क्योंकि अगर आप इसमें से कमा रहे हो, इतना तेल बेच रहे हो, गैस बेच रहे हो, तो आपको अपने देश में तो इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए थी, वो बढ़ती जा रही है, आपकी रेटिंग माइनस में चली गई। तो आपने स्टॉप गैप अपने बजट दिखाने के लिए बजटरी स्पीच में बोलोगे कि हमने इतना पैसा कमा लिया, जब था खर्चे खुर्चे निकाल के भी शायद बैलेंस शीट इनके प्रॉफिट में जाएगी पॉसिबली, लेकिन उसका जो खमियाजा दुनिया भुगत रही है और इसका अपनी जो वीकनेस उसके अंदर आएगी। देखिए 40 ट्रिलियन तो पहले इनके नीचे दबा हुआ है। इनके डॉलर को बचा रखा था सऊदीज ने, ओपेक ने, ऑयल के साथ जोड़ के। जो इन लोगों ने सऊदी और अरब देशों के साथ धोखा किया है, किसी को नहीं बचाया, तो उसके बाद बताइए आप कि इनका डॉलर कितना महफूज है। उसके बाद डी डॉलरेशन की लोग बातें करते थे अलग अलग कॉन्सेप्ट से, मैं तो उस कॉन्सेप्ट से कभी सहमत नहीं था। बट ये जो हुआ है, अगर अमेरिका ने सऊदीज को धोखा दिया, या कतरी कह रहे हैं कि हमारी गैस फील्ड उड़ गई, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, यहाँ अगर आपके डॉलर की जगह इन देशों ने तेल बेचना शुरू कर दिया रुपीज में और वो युआन में, तो फिर आपका डॉलर का क्या होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें ये समझना चाहिए कि जा किधर कर रहा है। तो जा क्या रहा है कि जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी ओमकार जी, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, आपने तेल बेच बेच के पैसे कमाने की कोशिश की, बट उसकी भी एक लिमिट है, और यहाँ पे आपका होल्ड खत्म हो रहा है, तो आप फिर न्यूक पे आ जाओगे। आप उकसाओगे कि ईरान आप पे न्यूक मारे। ईरान अभी एक कंट्री सिविलाइजेशनल है, उसने अपना अंडर सेटअप कर रखा है, वो नहीं करेगा। तो हो सकता है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, दिखाएं कि इजराइल में या कहीं पे एक डर्टी बॉम्ब फेंका है ईरान ने, उसके बदले में हम इसको सजा के तौर पे न्यूक कर रहे हैं। जहाँ कहीं ईरान की मिसाइल जैसे डिगो गार्शिया में गई, कहीं इनके शिप पे गिर गई, तो न्यूक। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड जो बंदा जिसकी बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा फास्ट पेस थी, पैसे कमाने थे, सब कंट्रोल करना था, अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाया, जो नहीं होता हुआ दिख रहा, तो एक और डेंजरस स्टेज आ रही है। अगर हम पैसिफिक को छोड़ दें, हम जापान वान को छोड़ दें, चलो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे ही एक न्यूक्लियर एक्सचेंज होने का खतरा मंडरा रहा है। और वो एक बार एक बटन दब गया ओमकार जी, उसके बाद अगर आरजीसी के 31 सूबे में बटी हुई हैं, उसमें 5 या 6 के पास एक या 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। और इसी बात को देख के लगता है कि ये एक सुपर पावर का बिहेवियर नहीं है, ऐसे सुपर पावर को बिहेव नहीं करना चाहिए जो अभी ट्रंप कर रहा है, या उसका अमेरिका कर रहा है। अमेरिका में तो बड़े दुखी हैं लोग, बट दिस इज हाउ इट इज। आगे खतरा ज्यादा दिख रहा है मेरे को। पर अजय जी थोड़ा सा ये समझाइए, इन्होंने तो करीब 15 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी थल सेना, उनकी वायुसेना, उनकी नौसेना, वहां पर जो दूसरे संगठन हैं, आईआरजीसी या दूसरे तमाम संगठन हैं,
उनके प्रवक्ता तो रोज आ रहे हैं टीवी पे और वो अभी भी इनको चैलेंज कर रहे हैं। उन्हीं की तरफ से आज भी कहा गया कि ये वार्ता के झांसे मत दीजिए। और मैं तो पढ़ कर के हैरान था। अच्छा, वार्ता का पैगाम किसके जरिए भेज रहे हैं? पाकिस्तान के जरिए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इन्होंने रीट्वीट करके कहा है ये। भाई, अगर कोई वार्ता वाकई गंभीरता है वार्ता में और 2 या 3 देशों के बीच में कोई बहुत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वो ट्वीट करके कोई देश बताएगा कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं इस्लामाबाद में। भाई, तुम्हें पूछ कौन रहा है? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम पर भरोसा ही कौन करता है? जी बिल्कुल, वो करे भी तो क्या करे? देखो, सऊदीज ने उनको कहा तुमने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, क्या हुआ तेरा वादा? तो इन्होंने जाके वहां पे एक एडी की एयर डिफेंस बैटरी भेज दी और कुछ पायलट भेज दिए। अभी जो दिख रहा है कि अगर अमेरिका का जो बिल्डअप में भी जो कह रहा था 82nd एयरबॉर्न डिवीजन आ गई है, रेंजर्स आ गए हैं, सब आ गए हैं, अगर वो आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका कहीं ना कहीं बूट ऑन ग्राउंड डाल रहा है। जब बूट ऑन ग्राउंड की बात आएगी तो नेचुरली वो बोलेगा इनको सबको, अरब को, तुम भी चलो मेरे साथ। तो जिस दिन सऊदीज इन्वॉल्व हो गए इस लड़ाई में डायरेक्ट, अभी तक क्या हो रहा है कि सऊदीज को ईरान मार रहा है। सऊदीज ने अपने F-35 नहीं भेजे ईरान के अंदर, यूएई ने नहीं भेजे अपने फाइटर जेट्स। जिस दिन ये आ गए तो पैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो एंटी ईरान ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये उस स्थिति से बचने के लिए, जिस दिन वो होगा तो पाकिस्तान के अंदर जो आग लगेगी, 25% 23% शिया पॉपुलेशन बैठी हुई है और बड़े बड़े अच्छे पदों पे वो बैठे हुए हैं। बलोच आपकी बात सुन नहीं रहे, पश्तून आपकी बात सुन नहीं रहे, ऊपर वाले गिलगिती शिया हैं वो आपकी बात सुनते नहीं। और नीचे जो पंजाब में अगर आपके 18-20% जो शिया बसे हुए हैं, अगर वो भड़क गए तो आपको तो खत्म है। तो उस सिचुएशन को बचने के लिए ये ट्वीट कर रहा है। लेकिन आप देखिए, हमारे भी यहाँ काफ़ी सारे विज्ञानी लोग हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दिया मोदी की फेलिंग हुई है। देखो, ट्रंप जो है जो हर 1 घंटे में स्टेटमेंट बदलता है, और कल वो अपने सेक्रेटरी को ब्लेम कर रहा था कि इसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, झूठ बोला इसने मेरे साथ ईरान के बारे में। तुलसी गवाड जो कहती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नहीं था और पाकिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है, उसको बोलता है ये ऐसे बकवास कर रही है। तो ऐसे बंदे के साथ क्या आप बिचौलिए का काम करना चाहोगे? आप वहीं पे जाके मध्यस्थता करते हैं ना, जहाँ आपको इधर भी एक भरोसा है, इधर भी भरोसा है, आप दोनों से बात नहीं कर रहे, आप बीच में बात करा रहे हो। इधर एक पार्टी है जिसका बयान हर बदलते घंटे के बाद उसका बस बयान बदल जाता है। दूसरी तरफ वो पार्टी है जो रूढ़िवादी है, हार्ड लाइनर है, जिसको आपसे शिकायत है। तो आप कौन सी मीडिएशन कराने चल पड़े? और ये अच्छा है कि भारत इसमें नहीं फंसा। ये अच्छा है कि उसके ट्रंप की कॉल आने के बावजूद हमने कोई ऐसे ऑफर नहीं दिया। हम बात तो बीच में करवा रहे होंगे, बैक चैनल चलती हैं, लेकिन ऑफिस, बिकॉज ट्रंप जैसे बंदे को एक तरफ रख के अगर आप किसी वार्ता में जाएंगे और उसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन आपको ही जूते पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है। वो सोच रहा लड़ाई रुक जाए तो अच्छी बात है, कहीं फैल गई और सऊदीज ने कहा कि भेजो अपनी एयरफोर्स या करो अपनी मिसाइल फायर, तो उसके बाद ईरान ने जो पाकिस्तान का हाल करना तो उसको पाकिस्तान को भी पता है। तो ये इसको मैसेज देखता हूँ और अपने देशवासियों को बोलता हूँ ठंड रखो, मोदी जी की पॉलिसी फेल नहीं हुई। कोई दुनिया का देश नहीं है माइका लाल जो कि अमेरिका के साथ भी बात कर लेता है, चाइना इनके साथ, इसराइल के साथ हमारा ईरान के पड़ोसी है, साथ ईरान के और साथ उधर से तेल और गैस निकाल के हम ला रहे हैं, ये कम थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। एक दो पॉइंट और हैं, इनको थोड़ा-सा समझाइए। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने और इज़राइल ने एक तरीके से तेल का संकट खड़ा कर दिया है। सारी दुनिया में महँगाई बढ़ने वाली है। एक पॉइंट तो आपने साफ कर दिया कि अब अमेरिका खुद अपना तेल का उत्पादन बढ़ा रहा है और दुनिया में भेज रहा है। लेकिन ये तो एक आरोप इनके ऊपर आएगा कि एक तो आप महँगा तेल बेच रहे हो और दूसरे आपकी वजह से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो इन हालातों में पहुँचा है। उसको खुलवाने के लिए वहाँ से अलग-अलग देशों को सप्लाई होने वाले 20% तेल को आबाद गति से जारी रखने के लिए आपने बहुत सारे देशों को कहा कि अपनी फौजें भेज दो। कोई भेजने को तैयार नहीं है। कौन भेजेगा? आपका पिछले दिनों बयान आया अफ़गानिस्तान वार को लेकर के कि साहब वहाँ तो हमारी सेनाएँ ही लड़ रही थी
और यूके की जो सेना है वो तो पीछे खड़ी थी। तो यूके के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ के सोल्जर्स की भी डेड बॉडीज जब आई हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिपट करके, तो यहाँ लोगों का क्या हाल था आपको पता नहीं है, और आप एक तरीके से उन सोल्जर्स के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। तो ये जी। लगातार इस तरह की हरकतें अलग-अलग देशों के साथ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले दिनों में अमेरिका क्या और अलग-थलग नहीं पड़ने वाला है? अलग-थलग तो पड़ेगा ही पड़ेगा ओमकार जी, मुझे तो उसके आगे कुछ और दिख रहा है और उसमें मुझे जो इसके मारे जाने का भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर ये नहीं रुका और रहता-फैलाता रहा तो अंदर से इसको कोई चेप देगा और अगर ये रुक गया और डिसाइड किया कि मैं निकल लेता हूँ, जो कैपेबल है, कल को बोलेगा अब मेरी विक्ट्री होगी, मैंने सब कर दिया, सबको मार-मूर दिया जी, सब ठीक हो गया। चाहे इसकी डेल्टा फोर्स जाती है और यूरेनियम निकाल के आती है, बोलता है मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। तो पता चला इजरायलीज़ ने इसको मार दिया, जैसे कि चार्ली क्रिक को मारा, सीधी-सी बात है, मतलब इसमें कोई प्यार-मोहब्बत नहीं होती। अमेरिका के अंदर जो हालात इस टाइम बढ़ रहे हैं और मिड टर्म आने वाला है, इसकी पावर का ख़त्म होना और इम्पीच तक होने की पॉसिबिलिटी है मिड टर्म के बाद। लेकिन उससे बड़ी पॉसिबिलिटी जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये है कि पता चला कि अमेरिका ही टूट गया। मतलब ऐसे नहीं टूटेगा कि 50 स्टेट्स बन जाएंगी। 2 बड़ी-बड़ी स्टेट्स एक डिस्कशन में आजकल डिस्कोर्स में आ चुकी है कि 2 या 3 बड़ी स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगी, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, अपना चला रहे हैं, तुम उसको वॉर एफर्ट में लगा के उड़ा रहे हो, व्हाई शुड वी पे टू वाशिंगटन। तो अमेरिका का सुपर पावर से नीचे को डिक्लाइन होना, जिसको आपने पूछा कि पूरी दुनिया अलग-थलग होगी, वो तो सर्टेन है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। और ट्रंप का सेफ्टी, ट्रंप का पॉलिटिकल लाइफ का ख़त्म होना और अमेरिका के अंदर एक बल्कनाइजेशन की थ्रेट जो अंदर बन रही है, ये चारों पॉसिबिलिटी हैं। प्लस वो जो एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको कहा वो है कि न्यूक्स को लेके यूज़ कर देना खाड़ी में। और इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो अमेरिका के लिए ठीक है। मैंने आज ट्वीट किया था कि इस लड़ाई के बाद रिजीम चेंज कहाँ पे होगा, तो मैंने एक वो कराया पोल कि इस लड़ाई के बाद रिजीम चेंज कहाँ होगा, ईरान में कि यूएसए में। तो 70% अभी मैंने चेक किया था, लोग कह रहे हैं यूएसए का रिजीम चेंज हो जाएगा। ईरान में अब लीडर मार सकते हो, रिजीम नहीं चेंज होने वाला। तो ये दिख रहा है सामने होता हुआ। अजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और दर्शकों को भी समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। जय जय हिंद।